नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों कैसे आप सब लोग। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहले अपडेट की बात करते हैं तो राफेल विमानों को लेकर आ रही है। फ्रांस से 4 राफेल लड़ाकू विमानों की नई खेप भारत पहुंचने वाली है और ये लड़ाकू जेट्स 19 और 20 मई को फ्रांस से अंबाला पहुंचेंगे। 4 और राफेल आने से पहले भारतीय वायुसेना के 101 स्क्वाड्रन को फिर से एक्टिव करने का फैसला लिया गया है। इसे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। 101 स्क्वाड्रन को फाल्कन्स ऑफ छम भी कहा जाता है। 2002 की शुरुआत में स्क्वाड्रन 101 आदमपुर एयरबेस में भेज दिया गया था। अब इस बात की पूरी संभावना है कि फ्रांस अप्रैल 2022 से पहले भारत को सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान दे देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि मई के आखिर तक भारतीय वायुसेना के पास 24 राफेल लड़ाकू जेट होंगे। बाकी बचे 7 विमानों को फ्रांस में ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा और 2 स्क्वाड्रन के पूरा होने से पहले सिर्फ 5 और सौंपे जाएंगे। इसके अलावा हाशिमारा बेस पर चल रही है तैयारियां। दूसरे स्क्वाड्रन का होम बेस हाशिमारा होगा। उसके रनवे, गोला बारूद डिपो, ब्लास्ट पैन और स्टाफ के आवास के अलावा रखरखाव के लिए भी तैयार किया जा रहा है। वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि हाशिमारा हवाई अड्डे को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। इस महीने के आखिर तक इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। यहीं पर राफेल पार्क होंगे। युद्ध के वक्त प्लानिंग के हिसाब से लड़ाकू विमानों का संचालन किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो चाइना को लेकर आ रही है। दरअसल सैटेलाइट से कुछ और तस्वीरों का खुलासा हुआ है कि चीन ने लगातार अपने बुनियादी ढांचों को विकसित करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बर्फ पिघलते ही चीन के हौसले बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक सर्दी में रहने की उनको आदत नहीं है, लेकिन बर्फ पिघलने का वो इंतजार करते हैं और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने फिर से सीमा पर निर्माण कार्य तेज कर दिया है। और इसका मतलब साफ है कि वो अपनी पोजीशन को दोबारा ले रहा है। चीनी सेना ने हॉट स्प्रिंग एरिया और लद्दाख के गोगरा एरिया में कुछ बदलाव किए हैं। सैटेलाइट से मिली इमेजेस के विश्लेषण के बाद ये साबित होता है कि चीनी सेना ने बॉर्डर एरिया में मामूली बदलाव किए हैं। सैटेलाइट से मिले डेटा से LAC पर चीन की उपस्थिति के बारे में हालांकि कुछ फॉरवर्ड पोजीशंस है जहां चीनी सेना की उपस्थिति में कमी आई है, लेकिन बैकवर्ड पोजीशन पर चीनी जत्थों का कंट्रोल अभी भी पहले की तरह बना हुआ है और वो नए तरीके के शेल्टर्स और बंकर्स वहां पर बनाए जा रहे हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने एक एनिमेशन बनाई हुई है, आप देखिएगा किस तरीके से इन लोगों ने अपनी पोजीशन वहां पर बना रखी है। आपको बता दें कि गोगरा पोस्ट पर चीनी सेना ने साल 2020 के जुलाई महीने के आसपास नए निर्माण कार्य शुरू किए थे। दोनों सेनाओं के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे भी हटी, लेकिन नई सैटेलाइट इमेजेस ये बताती हैं कि गोगरा पोस्ट के आसपास चीनी पोस्ट और वाहन बने हुए हैं। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग के आसपास पहले की कुछ जगहों पर PLA ने उपस्थिति दर्ज की है और वहां पर कुछ मामूली बदलाव किए। हालांकि हॉट स्प्रिंग के पास बैकवर्ड पोजीशन में जहां पिछले साल भी चीनी सेना ने स्थायी निर्माण किया था, उस पर अब भी चीन का अधिग्रहण जारी है। भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र में एक डेप्सांग भी है। पिछले साल यहां चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया था। यानी कि चीन की स्थिति यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सैटेलाइट की इमेजेस के जरिए कि किस तरीके से उसने फिर से अपनी हलचल को बढ़ा दिया है और जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है दोनों देशों के बीच में, अभी भी वहां पर चीन की सेना मौजूद है। अगली अपडेट यहाँ पर चीन को लेकर आ रही है। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना की वापसी के बाद अब चीन के लिए जो ऑप्शंस नजर आ रहे थे, वहां पर अवसर नजर आ रहा था, वो अब उसके लिए एक चिंता का विषय बन गया है। अब चीन को यह अंदेशा लग रहा है कि कहीं अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में हमले बढ़ सकते हैं, अस्थिरता पैदा हो सकती है और आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है और ऐसा होने भी वाला है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि चीन के ये बयान ये जाहिर करते हैं कि एक तरफ अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी में चीन को अफगानिस्तान में बड़े अवसर नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां गृह युद्ध तेज होने और उथल-पुथल मचने की आशंका से वो चिंतित है। हालांकि विश्लेषकों के मुताबिक आमतौर पर चीन कहीं भी विदेशी दखल का विरोध करता है। दरअसल चीन की टेंशन एक और है, क्योंकि चीन की सीमा अफगानिस्तान से लगती है और वहां पर तालिबान अस्थिरता का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यही साल 1990 और साल 2000 के दशक में यहाँ के चरमपंथियों ने चीन पर कई आतंकवादी हमले किए थे और अब फिर चीन को यह अंदेशा है कि अफगानिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों के मजबूत होने का असर शिनजियांग प्रांत पर पड़ सकता है। शिनजियांग प्रांत वही है जहां पर उइगर मुस्लिम, जिन पर चीन लगातार शिकंजा कसता रहता है, उनका प्रमुख एरिया है। खबरों के मुताबिक नए पैदा होते हुए हालात को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान के साथ अपना सैन्य सहयोग बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान से जुड़ी सीमा के पास मौजूदा ग्वादर बंदरगाह पर चीनी सैनिक तैनात किए गए हैं। अभी ये भी खबर आ रही है कि चीन के सैनिक अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं। हालांकि अब यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की फौज का वापस जाने का मतलब ये है कि चीन को अवसर कम, यानी कि अपॉर्चुनिटी कम और चुनौतियां ज्यादा पैदा होंगी। यानी कि 2 फ्रंट वॉर की लड़ाई जो बात करते थे
भारत के लिए वो टू फ्रंट अब चीन के लिए बन सकता है। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान, दूसरी तरफ भारत तो खड़ा ही है। ऐसे में अफगानिस्तान की चुनौती चीन पर भारी पड़ सकती है और इसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में उथल पुथल का सीधा असर उसके महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर भी पड़ेगा। अब चीन असमंजस में फंस गया है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी को वो किस नजरिए से देखे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, ये टू फ्रंट वॉर चीन के लिए है या नहीं, और साथ ही आने वाले समय में चीन पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो CAPF को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के 4 अधिकारियों को पिछले दिनों सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर तैनात किया गया था। इस बारे में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था। इसके बाद अब CAPF के कैडर अधिकारियों के बीच ये मामला चर्चा का विषय बन गया। कैडर अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से अनुभव वाले आर्मी ऑफिसरों को सैन्य मामलों के विभाग में तैनात किया गया है, ठीक उसी तरह से CAPF के कैडर अफसरों को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव जैसे पदों पर लगाया जा सकता है। CAPF के पूर्व कैडर अधिकारियों ने मौजूदा अफसरों की इस मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि 30 से 35 साल के अनुभव वाले कैडर ऑफिसर को मौका दिया जाना चाहिए। CAPF में खासतौर पर CRPF, BSF और CISF जैसे बलों के कैडर अधिकारी अपनी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के लिए लंबे समय से अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। इन बलों के कैडर रिव्यू प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कई बलों में अभी तक रिव्यू प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि DOPT के नियमानुसार हर 5 साल में कैडर रिव्यू जरूरी है। कैडर अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय सरकार जानबूझकर इस प्रक्रिया में देरी कर रही है। पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 जून 2021 तक कैडर रिव्यू करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। नतीजा, सरकार को ये कहने का मौका मिल गया कि ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि अब कोर्ट के हस्तक्षेप से ही CRPF मुख्यालय ने ग्रुप A एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कैडर रिव्यू के लिए विभिन्न अधिकारियों वाली 7 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इन कमेटी को 31 मई तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। इसमें चेयरमैन संजय अरोड़ा, IPS ADG अजय यादव, IPS IG विवेक वैद और कई सहायक कमांडेंट भी शामिल हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो NIA को लेकर आ रही है। नवंबर 2017 में असम राइफल की रोड ओपनिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादी संगठन पीपुल लिबरेशन आर्मी के लेफ्टिनेंट के रमेश सिंह उर्फ कैस्पर को NIA ने गिरफ्तार कर लिया है। साल 2017 में हुए इस हमले के बाद ये आरोपी भारत से भागकर म्यांमार में छिप गया था। गिरफ्तारी के बाद NIA ने उसे विशेष अदालत के सामने पेश किया, जहां उससे पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। आपको बता दें कि जांच के दौरान ये पता चला कि रमेश इस पूरी साजिश को रचने में शामिल था। साथ ही घात लगाकर हमला करने वाले आतंकियों के दल में भी वो शामिल था। अगली अपडेट चाइना को लेकर आ रही है। चीन ने मंगल की सतह पर अपना पहला स्पेसक्राफ्ट उतार लिया है। तियानवेन-1 मिशन ऐसा पहला मिशन है जब एक ही बार में कक्षा में यानी कि यान प्रक्षेपित किया गया। लाल ग्रह की सतह पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी ड्रॉप किया गया और रोवर भी भेजा गया। लैंडर और रोवर के साथ कैप्सूल मंगल के वायुमंडल को चीरता हुआ सतह पर जा पहुंचा। इसके साथ ही चीन अमेरिका के बाद मंगल पर यान उतारने वाला दूसरा देश बन गया है। लैंडर रोवर के साथ पैराशूट की मदद से नीचे उतरा और वायुमंडल से करीबन 7 मिनट में लैंड हुआ। ये मंगल के चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करेगा और उन पर स्टडी करेगा और ये करीबन 3 महीने तक काम करेगा। हालांकि भारत के लिए भी अब जरूरी हो गया है कि अपने स्पेस मिशन को तेजी से आगे बढ़ाए। तो दोस्तों ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।